नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, अभी तक हम मानव भूगोल की जनजातियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने विश्व की जनजातियों और भारतीय जनजातियों के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। मानव भूगोल से संबंधित जो वैकल्पिक क्वेश्चन जो आते हैं आपके, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। हम आपको 150 से 200 क्वेश्चन वैकल्पिक प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे और इसे हम एक्सप्लेन भी वीडियो के माध्यम से करेंगे तथा इसका जो PDF होगा, PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर की। और इसमें हम आज मानव भूगोल से संबंधित 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, उपागम को हम इंग्लिश में अप्रोच कहते हैं। अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, यानी कि दृष्टिकोण क्या है आपका, उसे हम उपागम कहते हैं। तो ऐसे कौन से उपागम है, कौन सा उपागम है जिससे मानव भूगोल की पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय विभिन्नता है दोस्तों, वो भी मानव भूगोल का उपागम है। जो स्थानीय संगठन है आपका, वो भी मानव भूगोल का उपागम है। जो अन्वेषण और वर्णन है, ये भी एक मानव भूगोल का उपागम है। लेकिन मात्रात्मक क्रांति दोस्तों मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, जो आपका मात्रात्मक क्रांति है, यह मानव भूगोल में एक परिवर्तन को दर्शाता है, ना कि उपागम को। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका PGT 2021 में भी आया था। ठीक है, तो इसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कि दूसरा क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक का मतलब है दोस्तों जनक, संस्थापक आप कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, यानी कि फाउंडर, इसे पिता भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो या तो प्रवर्तक बोला जाए, या जन्मदाता बोला जाए, या स्थापना किसने की वो बोला जाए, या पिता बोला जाए। ये सभी नाम आपके प्रवर्तक के अंतर्गत ही आए हैं। तो जो नव निश्चयवाद है, इसे इंग्लिश में आप न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो न्यू डिटर्मिनिज्म के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे आपके टेलर महोदय। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर महोदय नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक पर्यावरणवाद के पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम रैटजिल की बात करें तो इन्हें नियतिवाद का पिता माना जाता है। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनिज्म के पिता कहलाते हैं, जबकि नव निश्चयवाद के टेलर कहलाते हैं। ठीक है, हम्बोल्ट महोदय को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, यानी कि जो मॉडर्न ज्योग्राफी है आज के समय में आप पढ़ रहे हैं, उसका जनक हम्बोल्ट और इन्हीं के साथ साथ रिटर यानी कार्ल रिटर को भी माना जाता है। ब्लास को संभववादी उपागम का जनक माना जाता है। ब्लास पॉसिबिलिज्म के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है। PDF आपको दे दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते चलिए। जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया जा रहा है, इसे आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जब खुद से इस PDF को हल करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी काफ़ी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, यानी कि प्रकृति का दास है मानव, यानी कि प्रकृति जो चाहती है मानव वही करता है। ठीक है, तो किसने कहा था, हटिंगटन महोदय ने, अरस्तु महोदय ने कहा, या एलन सैम्पुल महोदय ने कहा, या बकले महोदय ने कहा। तो जो आपकी एलन सैम्पुल है, यानी इन्हें कुमारी सैम्पुल भी कहते हैं। ठीक है, तो कुमारी सैम्पुल महोदय ने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हटिंगटन महोदय
भी नियतिवाद के समर्थक थे और इन्होंने पर्यावरण के कारकों में सबसे अधिक जलवायु को महत्वपूर्ण माना और माना था हंटिंगटन महोदय ने कि जलवायु ही ऐसा कारक है जो ये निर्धारित करता है कि मानव का रहन सहन खान पान कैसा होगा। ठीक है, तो हंटिंगटन महोदय ने बताया था। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन। हंटिंगटन की पुस्तक है क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, या कह सकते हैं मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं, मानव भूगोल का प्रवर्तक किसे कहते हैं, ये सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल के जो जनक हैं रैटजेल कहलाते हैं। रैटजेल महोदय मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। रैटजेल महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी का मतलब मानव भूगोल ही होता है। ठीक है, तो मानव भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं? रैटजेल महोदय कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का कि ज्योग्राफिया जनरल्स लेखक कौन है, यानी कि ज्योग्राफिया जनरल्स एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन हैं? ठीक है, तो कुमारी शैम्पुल महोदय, वारेनियर, रैटजेल, डार्विन। तो वारेनियर महोदय जो थे वो उन्होंने ज्योग्राफिया जनरल्स पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सैम्पुल की बात करें तो अभी आपको बताया कि मानव प्रकृति का दास है, ये किसने कहा है? तो सैम्पुल महोदय ने कहा है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? सैम्पुल महोदय की। ठीक है, और सैम्पुल महोदय रैटजेल की शिष्य थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और रैटजेल के बारे में तो बताया ही आपको, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी इन्होंने। इन्हें मानव भूगोल का पिता माना जाता है। इन्हें नियतिवाद का पिता भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। डार्विन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने 1859 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 6वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। अभी आपको दोस्तों कई बार बताया है किसने लिखी। एंथ्रोपोजियोग्राफी का मतलब होता है मानव भूगोल। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी थी? तो रैटजेल महोदय ने लिखी थी। इसी कारण रैटजेल को मानव भूगोल का पिता माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हंटिंगटन के बारे में बताया आपको, इन्होंने बताया था कि पर्यावरण में सबसे अधिक जलवायु महत्वपूर्ण कारक है और जलवायु है ये निर्धारित करता है कि किसी क्षेत्र में मानव का रहन सहन खान पान, उसकी वेशभूषा, उसके विचार कैसे होंगे। ठीक है, सैम्पुल के बारे में भी आपको बताया, नियतिवाद की समर्थक थी, मानव प्रकृति का दास है, इन्होंने ही कहा था। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट सैम्पल महोदय ने लिखा है। ठीक है, जीन ब्रूंस की बात करें तो इन्होंने क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था। क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था जीन ब्रूंस महोदय ने। ठीक है, और जीन ब्रूंस ने यह भी बताया था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये जीन ब्रूंस ने ही बताया था। तो आपका ए नंबर आंसर सही है इसका। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। दोस्तों आपको इसमें याद रखना है कि संभववाद संकल्पना का प्रतिपादक नहीं पूछा है उसने क्या पूछा है? शब्द पूछा है कि संभववाद शब्द किसने दिया था। तो ये दिया था आपके लुसियन फैब्रे महोदय ने। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि संभववाद शब्द लुसियन फैब्रे महोदय ने दिया था, इसलिए इसका विकल्प
दूसरा सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि संभववाद की संकल्पना किसने दी थी, या जनक कौन है, या प्रवर्तक कौन है, या पिता कौन कहलाते हैं, तो वो थे आपके वाइडल डीला ब्लास महोदय। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि संभववाद संकल्पना वाइडल डीला ब्लास ने दी थी, लेकिन संभववाद जो शब्द था वो लूशियन फैब्रे महोदय ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है, ठीक है। किसने कहा है, यानी कि जो भूगोल है एक तो क्रियाशील मानव, यानी कि मानव कुछ ना कुछ क्रिया करता ही रहता है, और अस्थायी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी भी स्थायी नहीं रहती, पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं वो लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। तो इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है, मानव भूगोल है। ये किसने कहा है? रिटर ने कहा है, रैडजिल महोदय ने कहा है, कुमारी शैम्पुल महोदय ने कहा है, या टेलर महोदय ने कहा है। तो इसका विकल्प जो सही है दोस्तों आपका कुमारी शैम्पुल महोदय है, ठीक है। और कुमारी शैम्पुल महोदय के बारे में 3-4 फैक्ट आपको बताए हैं कि इन्होंने इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट पुस्तक लिखी, ठीक है। नियतिवाद की समर्थक थी, ये यूएसए की थी, ठीक है। और इन्होंने मानव को प्रकृति का दास कहा है, और इन्होंने एक और कथन इनका फेमस है बहुत कि मानव पृथ्वी की उपज है, मानव पृथ्वी की उपज है, ये भी शैम्पल महोदय ने ही कहा है, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों विकल्प बचते हैं आपके, रिटर महोदय को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, ठीक है। आपको 3-4 चीज़ें दोस्तों याद रखनी है कि भूगोल का जनक इरेटासनीज को कहते हैं, आधुनिक भूगोल का जनक आपसे पूछे कोई तो हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को कहते हैं, मानव भूगोल का जनक आपसे कोई पूछे तो रैडजिल महोदय को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। टेलर महोदय के बारे में बताया आपको कि इन्हें नव निश्चयवादी संकल्पना प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका विकल्प आपका सी सही है। 9वें नंबर का दोस्तों प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर भौगोलिक सूचना हमें एकत्रित करनी है तो किस स्रोत के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते? यात्रियों के विवरण द्वारा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने द्वारा, प्राचीन मानचित्रों द्वारा, प्राचीन महाकाव्यों द्वारा, ठीक है। तो इसका दोस्तों विकल्प आपका सही है बी नंबर, ठीक है। बी नंबर विकल्प सही है कि हमें चंद्रमा से अगर हम कोई चट्टानी पदार्थ को ले आए नमूना उसका, तो हमें उससे कोई विशेष भौगोलिक सूचना प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। बाकी यात्रियों के विवरण द्वारा भी प्राप्त होगी, प्राचीन मानचित्रों द्वारा भी प्राप्त होगी, और प्राचीन महाकाव्यों द्वारा भी प्राप्त होगी। अतः विकल्प आपका बी सही है। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? यानी कौन सा ऐसा विकल्प है या कथन है जिससे ये पता चलता है कि भूगोल उसका वर्णन नहीं कर रहा है, ठीक है। समाकलनात्मक अनुशासन ये दोस्तों करता है, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ये तो पूरा मानव भूगोल ही है, ठीक है। तो मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन भी करता है, द्वैधता पर आश्रित, ठीक है। ये से अभी डाउट में है दोस्तों। अगला विकल्प देखते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका विकल्प सी सही है, तो आपको विकल्प याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो मानव भूगोल के जनक भी रैडजेल हैं और आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी रैडजेल ही माने जाते हैं, ठीक है।
रैटजेल महोदय के बारे में बताया कि इन्हें नियतिवाद का यानी कि डिटर्मिनिज्म का पिता भी माना जाता है, यानी कि संकल्पना इन्होंने ही दी थी। इन्होंने एंथ्रोपोज ज्योग्राफी पुस्तक लिखी, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक भी लिखी। अतः रैटजेल को राजनीतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है, यानी मानव भूगोल का जनक और राजनीतिक भूगोल का जनक रैटजेल महोदय को माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दोस्तों विकल्प हैं आपके दोस्तों पढ़ने का तरीका ही यही होता है कि आपको सही आंसर तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो 4 विकल्प आपके 3 विकल्प और दिए हुए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वारेनियस महोदय के बारे में अभी ऊपर आपको बताया था कि ज्योग्राफिया जनरल्स पुस्तक वारेनियस महोदय की है, ठीक है। इन्हें द्वैतवाद का पिता भी माना जाता है, फादर ऑफ टेक्टोनॉमी, ठीक है, द्वैतवाद का पिता भी वारेनियस को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। कुमारी सैंपुल महोदय के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है पिछले वाले क्वेश्चनों में, तो उसे आपको याद रखना है। अतः इसका जो विकल्प सही है वो ए नंबर सही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि नियतिवादी विचारधारा जो थी, ये आपको हमने बताया कि नियतिवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, रैटजेल हैं, ठीक है। लेकिन समर्थक कौन कौन है, तो कांट महोदय भी नियतिवाद के समर्थक हैं, हमबोल्ट भी नियतिवाद के समर्थक हैं और कार्ल रिटर भी समर्थक हैं। अतः विकल्प आपका इनमें से सभी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हटिंगटन भी नियतिवाद के समर्थक हैं, कुमारी शैम्पुल भी समर्थक हैं, डार्विन भी समर्थक हैं, तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले विकल्प की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। 13वें नंबर का दोस्तों प्रश्न है आपका कि दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि एक तरफ मानव और एक तरफ पर्यावरण के मध्य जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। विकल्प ए है आपका मानव की बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव, मानवीय भाईचारा। दोस्तों अगर आप इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग चारों ही सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सही है, तो उसका आपका आंसर होगा ए नंबर, मानव की बुद्धिमत्ता। मानव के पास जब बुद्धि होगी तभी वो प्रौद्योगिकी का उपयोग भी कर पाएगा, ठीक है, और उसके पास जब बुद्धि होगी तभी उसके पास अनुभव भी होगा, ठीक है, और जब अनुभव होगा तभी वो भाईचारा का भी पालन करेगा। अतः विकल्प आपके चारों सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही है वो ए नंबर, मानव की बुद्धिमत्ता ही मानव और पर्यावरण के मध्य अन्योन क्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का कि भूगोल का जनक कहाँ हुआ था, यानी कि ये दोस्तों जनक नहीं होगा, यहाँ पे जन्म होगा, ठीक है। तो भूगोल का जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था, एशिया में हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो इरेटास्नीज महोदय को कहते हैं, ठीक है। और इरेटास्नीज महोदय कहाँ के थे, तो यूनान के थे, ठीक है। तो अब आप विकल्प तक पहुँच गए होंगे कि ये जो यूनान है उसे ही भूगोल का, यानी कि भूगोल का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो यूनान में हुआ था, तो ए नंबर का विकल्प सही है। इसके बाद दोस्तों अगला है 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, ठीक है। रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया, रैटजेल ने, हमबोल्ट ने, ब्लाश ने। और विकल्प आपका एक और है टेलर महोदय ने, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इन विकल्पों में अगर सही आपको ढूंढना है, तो अगर हमें गलत भी पता हो तब भी हम पहुंच जाएंगे। रैटजेल को नियतिवाद का पिता माना जाता है, ठीक है।
हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। ब्लास को संभववादी संकल्पना का प्रतिपादक माना जाता है। अतः आपके ये तीनों विकल्प सही नहीं है और चौथा विकल्प आपका सही है टेलर। जो जी टेलर महोदय थे उन्होंने कहा था कि रुको और जाओ नियतिवाद, ठीक है। नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक टेलर महोदय हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना टेलर महोदय ने दी। वैज्ञानिक पर्यावरणवाद टेलर महोदय ने दिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 16वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपका कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं, ठीक है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जो ज्योग्राफी है उसकी प्रमुख दो शाखाएं हैं आपकी। एक तो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, एक है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये आपके प्राकृतिक तत्वों की बात करता है और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये मानव से संबंधित तत्वों की बात करता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि व्यवहार कौन करेगा, मानव करेगा। राजनीति कौन करेगा, मानव करेगा। आर्थिक क्रियाएं कौन करता है, मानव ही करता है। समाज की बात कौन करता है, तो मानव ही करता है। तो किससे संबंधित होगा आपका, ह्यूमन ज्योग्राफी से, यानी कि मानव भूगोल से। तो आपका सही आंसर है सी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। दोस्तों स्थानांतरित कृषि का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई स्थान है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो मानव क्या करता है, इन पेड़ पौधों को काट देता है फिर जला देता है, ठीक है। जब ये काट देगा और जला देगा तो ये क्षेत्र आपका निकल आएगा। तो इस पर अब खेती की जाएगी। 2 से 4 सालों तक यहाँ पर खेती की जाती है और जब यहाँ की उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो फिर अगले नए क्षेत्र की तलाश की जाती है। यानी कि कृषि आपकी स्थानांतरित हो रही है लगातार, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि अलग अलग क्षेत्रों में इसको क्या नाम दिए गए हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे पूछा है उसने मैक्सिको में क्या कहते हैं। तो रोका ब्राज़ील में कहते हैं, ठीक है। मिल्या आपका मैक्सिको में कहते हैं। लादांग आपका मलेशिया में कहते हैं और झूम आपका इंडिया में कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। मैक्सिको में इसे मिल्या या मिल्पा भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मिल्या या मिल्पा, रोका ब्राज़ील में, लादांग मलेशिया में। भारत में क्या कहते हैं, तो झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग है, यानी कि ये वाला भाग है, ठीक है। यानी कि अगर हम भारत को ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर दें तो ये वाला जो एरिया है उत्तर पूर्वी, यानी कि 7 सिस्टर्स स्टेट हैं जो इंडिया में, वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 18वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। मानव भूगोल विचारकों की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है, यानी कि ये कथन किसका है। जीन ब्रून्स महोदय का, वाइडल डी लाब्लाश का, ई हटिंगटन का, फ्रेडरिक रैटजेल का। तो इसका जो विकल्प सही है दोस्तों वो वाइडल डी लाब्लाश महोदय, ठीक है। यानी कि यह कथन ब्लाश महोदय ने दिया। ब्लाश महोदय के बारे में बताया है आपको दोस्तों कि इन्हें संभववादी विचारधारा के जनक भी माने जाते हैं ब्लाश महोदय, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक ब्लाश महोदय ने ही लिखी है, ठीक है। ब्रून्स महोदय के बारे में बताया, क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया इन्होंने, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह भी जीन्स ब्रून्स महोदय ने ही बताया था। हटिंगटन के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, फ्रेडरिक रैटजेल के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि अगर हम एक बार किसी चीज़ को नोट कर लेते हैं तो हमें उसे हर जगह एक्सप्लेन करने की या बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
बस हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो आप जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसे भी आप नोट करके चल सकते हैं एक जगह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 19वें नंबर पे चलते हैं कि 1990 का जो दशक है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। यानी कि अगर हम दोस्तों ये बात करें कि मान लीजिए कि भूगोल की शुरुआत यहाँ पे होती है, तो यहाँ से होती है, तो यहाँ का उपागम अलग था, और बढ़ा भूगोल, इसका उपागम अलग हो गया, फिर और भूगोल बढ़ा, इसका उपागम अलग अलग हो गया। 1990 का जब दशक आया तो इस समय कौन सा उपागम यानी कि कौन सा दृष्टिकोण था, यानी कि जो विद्वान थे वो भूगोल की परिभाषा क्या मानते थे, उत्तराधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद या संभववाद। तो दोस्तों संभववाद तो आप सीधे सीधे काट सकते हैं क्योंकि ये 19वीं शताब्दी में आया था, 1990 के दशक में नहीं आया था, ठीक है। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है आधुनिकतावाद, ठीक है। आधुनिकतावाद का जो उपागम था वो 1990 में मानव भूगोल का यानी कि भूगोल का प्रमुख उपागम बन चुका था। तो बी नंबर सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न, कि निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है, यानी हम्बोल्ट महोदय जिन्हें आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों। अब आपके सामने 4 विकल्प हैं। मान लीजिए कि आपको सही आंसर नहीं पता, तो गलत के माध्यम से आप कैसे सही तक पहुंच सकते हैं इसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी, ये आपको पता है, ये रैडजिल महोदय की है, ठीक है। मान लीजिए कॉस्मोस के बारे में आपका नहीं पता, ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद सी नंबर है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी आपको दोस्तों बताया था कि जो ब्लाश महोदय थे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखी। अब आपके पास 2 विकल्प आपने डिलीट कर दिए कि ये तो नहीं हो सकता। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। अब इनमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अर्धकुंडे किसने लिखा, तो ये लिखा था कार्ल रिटर महोदय। कार्ल रिटर महोदय ने लिखा था अर्धकुंडे, ठीक है, जो कि 19 खंडों में थी। खंड भी आपको याद रखना। अर्धकुंडे कार्ल रिटर ने लिखा जो कि 19 खंड में थी, और जो कॉस्मोस पुस्तक थी वो हम्बोल्ट महोदय ने लिखी थी जो कि 5 खंडों में थी। तो ये भी आपको याद रखना है, कॉस्मोस हम्बोल्ट ने लिखी, 5 खंडों में ये थी, ठीक है। तो विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन इसका आपका आंसर बी सही है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित 20 प्रश्नों को हल किया है। ऐसे ही हम आने वाले वीडियो में आपको 150 से 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद करेंगे, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलिए आप, और एक जगह पर आप नोट भी करते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो, ठीक है। इस वीडियो का जो PDF होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।